Good morning, students and my dear friends. I am Dr. Shalini Shukla, and today is 15th of August 2022, Monday. Motivation of the day is we got our freedom after a lot of sacrifices. We should never take it for granted. So happy Independence Day to all of you. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे, तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। यूनिफॉर्म टैरिफ ऑन कार्ड्स फॉर रिन्यूएबल सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यूनिफॉर्म टैरिफ का प्रपोजल दिया है ऑल अक्रॉस द स्टेट्स, and it is one of the very important or drastic change that center government has proposed in case of renewable energy. As we all know, इंडिया के बहुत सारे कमिटमेंट हैं कार्बन एमिशन को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, एनर्जी मिक्स को लेकर के, और बाय डिफरेंट मेजर्स सेंटर गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो उन टारगेट्स को, उन कमिटमेंट्स को अचीव करने की कोशिश कर रही हैं। तो रीसेंट चेंज में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है उसमें यूनिफॉर्म टैरिफ अप्लाई करने का प्रपोजल दिया है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योरमेंट डन बाय डिफरेंट स्टेट्स। हालांकि जो रिवर्स बिक्री मैकेनिज्म था वो भी कंटिन्यू रहेगा फॉर डिफरेंट आरई प्रोजेक्ट्स, लेकिन जो ये यूनिफॉर्म टैरिफ का जो प्रपोजल आया है दैट इज स्पेसिफिकली विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट विल बी ऑफर्ड थ्रू SECI. What is SECI? Solar Energy Corporation of India. It's a central government enterprise or the नोडल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स टेंडरिंग बॉडी। तो जो भी प्रोजेक्ट SECI के थ्रू ऑफर होंगे उन पर यूनिफॉर्म टैरिफ का जो प्रपोजल है वो दिया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। हालांकि जो रिवर्स बिडिंग मैकेनिज्म है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि SECI के अलावा अदर एजेंसीज ऑफर कर रही हैं, एंड SECI विल कैलकुलेट एन एवरेज टैरिफ every month from every source, that is solar, wind, hydro as well as the hybrid. So SECI will be the nodal agency in case of deciding this uniform tariff as well. जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट का जो ये मूव आया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो ये डिसीजन है, दैट इज़ बेसिकली टू इंश्योर दैट स्टेट्स डिड नॉट रेनेज इन देयर कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली स्टेट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद या प्रोजेक्ट लेने के बाद उस पर्टिकुलर रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी खरीदने से मना कर देते हैं। रेनेज मीन्स गेटिंग बैक फ्रॉम द प्रोमिसेस और द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वन इंडिविजुअल पार्टी। तो एग्जीक्यूटिव का ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इसीलिए ये यूनिफॉर्म टैरिफ का प्रपोजल यूनियन मिनिस्ट्री रख रही है। अगर कुछ सालों को देखें तो अगर डेटा उठा कर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने पावर परचेज एग्रीमेंट PPA के बाद भी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके प्रोक्योरमेंट से मना कर दिया है, बोले उसका प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि होता क्या था, स्टेट जो थे वो पावर परचेज एग्रीमेंट कर तो लेते थे, लेकिन अगर उनको किसी और टेंडर में कम रेट पे रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी मिलती थी तो वो अपना पावर परचेज एग्रीमेंट कंप्लाई नहीं करते थे जो उन्होंने पहले किया होता था। इसीलिए अब इस प्राइस फ्लक्चुएशन को या प्राइस एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए यूनिफॉर्म टैरिफ का प्रपोजल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रखा है। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट स्टेट्स ने किस किस टाइम पर अपने जो PPAs हैं उनको कैंसिल किया। तो इसी लिमिटेशन को, लूप होल्स को रिमूव करने के लिए यूनिफॉर्म टैरिफ का प्रपोजल आया है और SECI मंथ वाइज हर एक सोर्स से एवरेज टैरिफ और मंथली टैरिफ कैलकुलेट करेगी, एंड द प्रोजेक्ट डेवलपर दैट बिड फॉर द प्रोजेक्ट विल गेट द टैरिफ फ्रॉम SECI। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन भी दी हुई है कि कैसे टैरिफ का कैलकुलेशन होगा, आप देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर जो जिस्ट है न्यूज़ का वो यही है। सो दिस इज़ द एनर्जी ब्रेकअप। अभी इंडिया की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 114 गीगावाट की है, जिसमें से 57 गीगावाट सोलर से आते हैं, 40.8 गीगावाट विंड सोर्सेज से आते हैं, और अगर हम बात करें डिशकॉम्स की तो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़
का जो ड्यू है वो डिस्कॉम्स पर है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से, और इसी ड्यू को या इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये यूनिफॉर्म टैरिफ का प्रपोजल रखा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। आई ऑन एफटीए सेंटर टर्न्स टू जीएसटीएन फॉर सर्विसेज ट्रेड डेटा। We all know that currently India is negotiating lot of trade deal with different countries, with different nations. तो उसी लाइन में करंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के साथ मिल करके सेक्टर वाइज डेटा कंपाइल कर रहा है। किस चीज़ पर? ऑन ट्रेड रिलेटेड डेटा। तो ट्रेड रिलेटेड डेटा डिफरेंट सेक्टर वाइज कंपाइल किया जा रहा है उस समय जबकि इंडिया बहुत सारे ट्रेड डील्स नेगोशिएट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो ईयू हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। हालांकि जो प्रोसेस है सर्विस ट्रेड को मेजर करने की दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा गुड्स का लेना होता है वो प्रोसेस आसान होती है। सो इन कंपैरिजन टू द कलेक्शन ऑफ ट्रेड डेटा ऑन गुड्स is comparatively easier than capturing the service related trade। अभी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उस डेटा को पब्लिश करता है, रिलीज़ करता है, और हर 2 महीने के बाद ये डेटा पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स और जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि कई बार ओवरलैपिंग भी देखने को मिलती है डिफरेंट डेटाज में, जो कि डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं। इसी वजह से जो सेक्टर वाइज डेटा कंपाइल करना होता है, मोर स्पेसिफिकली इन सर्विसेज ट्रेड, दैट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग इम्पेडिमेंट्स। सो ओवरलैपिंग, classification, ambiguity, all these are the major challenges that agencies department face during the collection of services related trade data। और अगर डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस भी उतनी एफिशिएंट नहीं होगी, या हम बोल सकते हैं कि सर्विसेज का कंसिडरेशन पॉलिसी मेकिंग में उतना ज़्यादा नहीं होगा। और अगर इस कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करें, करंट इशू की या करंट टाइम की बात करें, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक, जो कि इतना एम्बिशियस टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट का। जो फोकस है सर्विस सेक्टर पर अगर इतना ज़्यादा, तो डेफिनेटली प्रॉपर एक्यूरेट ऑथेंटिक डेटा इज़ हाईली रिक्वायर्ड। तो अगर 1 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना है इन केस ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट, तो ये भी जानना ज़रूरी होगा कि कितना अभी करंट सर्विस एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना रिक्वायर है, कितना डिफरेंस है इस टारगेट में और करंट स्टेटस में, उसको कैसे अचीव किया जाएगा। तो दैट इज़ वाई डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर डेटा की कमी होगी तो डेफिनेटली एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड डील विद रिस्पेक्ट टू सर्विस सेक्टर विल ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट। इसके अलावा अगर हम इस एम्बिशियस टारगेट को छोड़ भी दें, तो इसके अलावा जैसे भी करंटली इंडिया बहुत सारे ट्रेड डील साइन कर रहा है, तो अगर हमारे पास एक्यूरेट ऑथेंटिक डेटा नहीं होगा सर्विस ट्रेड से रिलेटेड, तो उस केस में ट्रेड डील्स में सर्विस सेक्टर का जो इम्पैक्ट है होना चाहिए, ये जो कंसीडरेशन होना चाहिए, वो करना भी डिफ़िकल्ट होगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि इंडिया की जीडीपी में, अगर इंडिया की जीडीपी में देखा तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 60% के अप्रॉक्सीमेटली है। तो इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होने के बाद अगर प्रॉपर ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली इट विल डिस्करेज द सर्विस सेक्टर फ्रॉम its potential contribution into the economic growth into the international trade deals। और इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो जीएसटीएन के साथ मिल करके काम कर रहा है लास्ट 3 मंथ से, कि जो डेटा माइनिंग है सर्विस सेक्टर में वो प्रॉपरली करी जाए, सर्विस सेक्टर सर्विस ट्रेड से रिलेटेड ऑथेंटिक एक्यूरेट डेटा कलेक्ट किया जाए, जिससे कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट को हेल्प की जा सके। इसके अलावा जो ट्रेड डील्स होनी है उसमें भी सर्विस सेक्टर को प्रॉपर कंसिडरेशन दिया जाए।
तो जीएसटीएन नेटवर्क के साथ क्यों कॉमर्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है? देयर आर अदर मीन्स फॉर कलेक्टिंग द सर्विस ट्रेड रिलेटेड डेटा। अगर हम जीएसटीएन नेटवर्क की बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे टेक्निकल सिस्टम हैं जहां पर सर्विसेज को, ट्रेड को, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना ईजी भी है, और वो जो डेटा मिलेगा दैट विल बी मोर रिलायबल ट्रेड डेटा इन कंपैरिजन टू एनी अदर सर्वे बेस्ड डेटा, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ मशीन बेस्ड है। सो रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ डेटा विल increase, and that is why Department of Commerce is working with GSTN और GST network. अब देख लेते हैं some other news clips. India INC profits fall off record high in June quarter. ये न्यूज़ पेज नंबर 1 पर दी हुई आज के बिजनेस स्टैंडर्ड पर। इफ़ यू रिमेंबर, हमने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट डिस्कस किए थे, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि जून के मंथ में जो इंडियन कंपनीज़ हैं उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट रजिस्टर किया है, रिकॉर्ड मार्जिन रजिस्टर किया है, बट जो कॉरपोरेट अर्निंग का मोमेंटम था वो इस क्वार्टर में, हम बोलें जुलाई के मंथ में आते आते डाउन हो गया है। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 22 की बात है, 23 लिखा है, 22, तो 22 में जो मोमेंटम था ग्रोथ का कंपनीज या कॉरपोरेट अर्निंग्स का कंपनीज के केस में, वो फाइनेंशियल ईयर 23 में आते आते डाउन हो गया है। तो अगर हम ओवरऑल लिस्टेड कंपनीज़ की बात करें, 2,981 कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 22.4% तक डाउन हुआ है बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा। हालांकि बैंक्स, नॉन बैंकिंग लेंडर्स, ऑयल प्रोड्यूसर्स, एफएमसीजी, इन सेक्टर में कंपनीज में प्रॉफिट इंक्रीज देखने को मिला है, बट इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 22 इस बार जो कॉरपोरेट्स अर्निंग है वो श्रिंकन या डिक्लाइन होते हुए दिख रही हैं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 22 के Q1 में कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसका इम्पैक्ट था, बट फाइनेंशियल ईयर 21 के Q1 के कंपैरिजन में अच्छा प्रॉफिट रजिस्टर किया था। वो मोमेंटम फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 में देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुछ सेक्टर में कॉर्पोरेट्स अर्निंग जो है वो इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द अगर सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पर जो मोमेंटम था अर्निंग्स का, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, मार्जिन का, प्रॉफिट का, वो डिक्लाइन हुआ है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियंस हैव प्रूव्ड स्केप्टिक्स रॉन्ग, मुर्मू। तो अपनी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ईव को एड्रेस करते हुए हमारी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो सोल्जर्स थे उनके सेक्रीफाइस को याद किया, जो स्पेशली वुमेन के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ किया अपनी फर्स्ट स्पीच में। इसके अलावा ट्राइब्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसको भी एम्फसाइज़ किया है अपनी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में। इसके अलावा अगस्त 14 को एज अ पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मार्क करते हुए जो पार्टीशन के जो रिपरकशन थे वो भी हमारी जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने डिस्कस किया। इसके अलावा इंडिया की ग्रोथ को लेकर के भी एम्फेसिस है कि इंडिया की जो ग्रोथ रही पिछले कुछ सालों में दैट हैज़ बीन मोर इंक्लूसिव इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डिकेड्स। इसके अलावा कई सारी जो योजनाएं चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हो, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना हो, इन सब के रिजल्ट्स, आउटकम और इम्पैक्ट को भी डिस्कस किया। वाई वी आर कवरिंग दिस न्यूज़? क्योंकि इस न्यूज़ में जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स कवर करी। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, मोर स्पेसिफिकली एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो इन इशूज़ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियाज़ फ्रीडम, डिफरेंट ट्राइबल हीरोज़, डिफरेंट पॉलिसीज़, आप इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बेटर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया एट 75 शुड शन प्रोटेक्शनिज्म एंड गेट मोर कॉम्पिटिटिव। तो बेसिकली ये एक एडिटोरियल है जहाँ पर एक्सपर्ट्स ने इंडिया को सजेशन दिए हैं। बेसिकली अगर बात करें टीएनसी राजगोपालन है, ही इज़ अ एग्जिम एक्सपर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट्स। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब इस एज में आकर के 75 की एज में आकर के इंडिया को प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अबेंडन कर देना चाहिए और अपने इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए रादर देन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म।
तो ट्रेड पॉलिसी को लेकर के कई सारे जो लूप होल्स हैं उसको एड्रेस किया और ये भी बताया कि किस तरह से इंडिया एज एन इकॉनमी अपना पोटेंशियल अचीव कर सकता है इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ओवरऑल ये जिस्ट है इस आर्टिकल का, जहाँ पर ऑथर ने बताया कि इंडिया को अभी फ़िलहाल के लिए एट दिस मोमेंट प्रोटेक्शनिज्म ना अडॉप्ट करके अपनी इंडस्ट्री और अपने सेक्टर को इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए या मल्टीनेशनल कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहिए। और जहाँ पर कई सारे जो एग्रीमेंट्स हैं उसको इंडिया ज्वाइन करे या ना करे, कई उस सब को लेकर के भी डिस्कशन है। सो इफ यू आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस आर्टिकल इन डिटेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिजिनियस आर्टिलरी गन टू फायर 21 गन सल्यूट ऑन आई डे। तो ऐसा पहली बार होगा कि जो 21 थंडर्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड गन, एडवांस टाउन आर्टिलरी गन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ATAGS एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम से इस बार पहली बार इंडिपेंडेंस डे में 21 फायरिंग करके सल्यूट दिया जाएगा। तो रेड फोर्ट में फर्स्ट टाइम इंडिजीनियसली डेवलप गन से 21 सल्यूट्स इंडिपेंडेंस डे में दिए जाएंगे। वाई दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई आई हैव कवर्ड दिस न्यूज़। यहाँ पर इस न्यूज़ से हमें ये पता चला कि इंडिया का जो फोकस है डिफेंस के इंडिजीनियस डेवलपमेंट में, या हम बोल सकते हैं डिफेंस सेक्टर को प्रमोट करने में, और करंट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है डिफेंस सेक्टर को लेकर के, डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के, आर्टिलरीज को लेकर के, अदर इकोनॉमीज़ पर, अदर कंट्रीज़ पर, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूएसए हो, वो रिड्यूस हो। और इस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट डे पर अगर इंडिया अपनी इंडिजीनियसली डेवलप्ड गन से फायरिंग कर रहा है तो दैट्स अ रिमार्केबल डेवलपमेंट इन केस ऑफ इंडियाज़ डिफेंस पॉलिसी और डिफेंस ट्रेड पॉलिसी। तो अगर हम इस गन की बात करें तो दिस गन हैज़ बीन डेवलप्ड बाई डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DRDO के नाम से जानते हैं, इन कोलैबोरेशन विद टाटा एरोस्पेस डिफेंस विद भारत फोर्स। तो प्राइवेट सेक्टर को भी अब कंट्रीब्यूशन या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही इन केस ऑफ डिफेंस सेक्टर। और इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिजीनियसली डेवलप गन से फायरिंग दी जाएगी इस इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.